हाँ जी, प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे एंड आपका पढ़ाई भी एकदम जोर-शोर से चल रहा होगा, है ना? एकदम ध्यान से पढ़ना, एकदम चीर-फाड़ के पढ़ना। जब तक पढ़ाई कर रहे हो ना, एक बार प्रोफेशनल बन जाओगे, तब कोई नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। थोड़ा बहुत अपडेट रहेंगे, जीएसटी में क्या अपडेट आई, इनकम टैक्स में क्या अपडेट आई, बस उतना ही। मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, बस उतना ही। अभी आपकी पढ़ाई के समय है, आप जितना खुद को तैयार कर सकते हो वो लेवल के लिए, अभी से तैयार कर लीजिए, अभी से तैयार कर लीजिए, हाँ या ना? इस मोटिवेशन के साथ हम आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंपोजिशन चैप्टर की दूसरा लेक्चर। ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर खत्म कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आप देखे नहीं हो तो एक बार जाइए एंड कहाँ पे जाइए, ये सर्च करिए कि कंपोजिशन स्कीम फर्स्ट क्लास बाय सीएमए करण बारिक, यू विल गेट दैट वीडियो। ये वीडियो वो वीडियो पहले देखिए क्या, ताकि ये सेकंड लेक्चर मतलब दूसरे लेक्चर में मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगी, जो भी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगी। अगर वो लेक्चर ना देखे होते हुए आप ये लेक्चर में बैठ जाओगे तो क्या होगा ना, मैं बार बार उस लेक्चर की रेफरेंस दूंगी कि याद करो मैं ये हम ये पढ़े थे, कि याद करो हम ये पढ़े थे। ये चीज की आपको खलेगी तो आप क्या करना, वो लेक्चर पहले देख लेना, इसके बाद ये लेक्चर देखना, क्योंकि ये यूट्यूब यूट्यूब में पढ़ा रहेगा, आपको कहीं नहीं जाएगा, ये लेक्चर यूट्यूब में पढ़ा रहेगा। एंड 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 अगर आप इस चैनल में नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रिविजन वीडियो and the question practice and the MCQ practice video is on the way. It will मतलब कुछ 15-20 दिन के बाद ये लैंडेड करेगी CMF करण बारी के चैनल पे। तो इसका फायदा आप ले सको, इसीलिए आप क्या करो, एक बार सब्सक्राइब करके रख दीजिए अकाउंट पे, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारी दूसरा लेक्चर। ठीक है, हम क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि हम रिवाइज के बिना आगे बढ़ते नहीं है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्या पढ़े थे कि पहले पढ़े थे कंपोजिशन स्कीम क्यों गवर्नमेंट लेके आई, उसका बेस मैंने आपको सेट कराया था। क्या बताया था कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हो गए उनको हमको फायदा दिलाया जाए। कैसे फायदा दिलाया जा सकता है? एक तो हो गया हमारी, उनको फाइनेंशियली हेल्प करो। इन फॉर एन एग्जांपल, उनको कोई डिस्काउंटेड रेट में उनको लोन मिल जाए, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट में लोन दिया जाए, या फिर बैंकों को ये भी बोला जा सकता है कि उनको विदाउट कोलेटरल, कोलेटरल मतलब क्या हो गया, एक लोन ले रहे हो उसके बदले में कुछ आप गिरवी रखोगे, उसके बदले में आपको लोन मिलेगी। विदाउट कोलेटरल यू कैन प्रोवाइड द लोन। बैंकों वालों को ये भी इंस्ट्रक्ट दिया जा सकता है, जो गवर्नमेंट बैंक वगैरह हो गए, है ना? और एक तरह भी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लायंसेस, जो ये चैप्टर एक्चुअली इसी आधार पर ये चैप्टर बना हुआ है कि छोटे छोटे व्यापारी है जो हैवी कंप्लायंस नहीं कर पाते, हैवी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑडिट करना, उसके बाद नोटिस का रिप्लाई देना, आईटीसी क्लेम करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 7 साल तक मेंटेन करके रखना, क्योंकि रिजर्व करके रखना होता है। ये चीज छोटे छोटे उद्योगपति के लिए, छोटे छोटे व्यापारी के लिए, छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए जो नया नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत जाती है। तो गवर्नमेंट सोच के क्या बोला कि हम मान लीजिए कि आप क्या करना, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है जब तक आप सर्टन थ्रेशोल्ड के लिमिट में नीचे हो। मतलब एक अम्ब्रेला हो गया, और क्या वो लिमिट लिमिट पढ़े थे, वो लिमिट हम पढ़े थे 1.5 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे है, तो फॉर द गुड्स, सर्विस के लिए अलग है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी जितना पढ़े हैं उतना ही रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपकी टर्नओवर पिछले साल की क्या है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की 1.5 करोड़ की नीचे है, तो यू आर द एलिजिबल फॉर द ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम, दैट मीन कंपोजिशन लेवी। इसका मतलब क्या हो गया, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगी, आपको ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली रिटर्न नहीं भरना पड़ेगी, आपको टैक्स टैक्स स्लैब के हिसाब से देना नहीं पड़ेगा, कुछ स्पेसिफाइड रेट में देना पड़ेगी। जैसे हम बात किए थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1%, 2.5% फॉर द रेस्टोरेंट, 0.5% फॉर द अदर अपार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर मैन्युफैक्चरर, है ना? ये चीज हम पढ़े थे, इसका लॉजिक सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो हम ऑलरेडी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हम खत्म कर चुके हैं। आज वहीं से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या समझे थे और क्या क्या पढ़े थे, जितना मैं जितना या रिवीजन कर रहा हूँ हम उतना ही लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, हाँ या ना? आज जितना पढ़ाने वाला हूँ उसको हम आज कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है,
क्या पढ़े थे और समझे थे। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होता है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, टैक्सेबल सप्लाई आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आता है, एक्सपोर्ट आता है, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आता है। मतलब सारा चीज एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, अपार्ट फ्रॉम जो इनवर्ट सप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था, इनवर्ट सप्लाई मतलब हो गया परचेज। अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हो उसके ऊपर आपको, वो आपका सेल्स नहीं है। अगर कोई चीज आप परचेज कर रहे हो वो आपका सेल्स नहीं है, तो उसके ऊपर आपको उसका वो जो परचेज को आपकी टर्नओवर की हिस्सा बनाना, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला, क्लियरली बोला कि जो आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो उसके बेसिस पे हमारे रूल के तहत आप आरसीए में टैक्स देना पड़ रहा है, हम उसको आपकी टर्नओवर की हिस्सा नहीं मानेंगे, टर्नओवर की पार्ट नहीं मानेंगे। वो दैट इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच आरसीए में आप टैक्स पे करते हो, तो उसको हम टर्नओवर की पार्ट नहीं बनाएंगे। और क्या नहीं बनेगी ना, टैक्स मतलब सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, या फिर आईटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी। जीएसटी आप जो पे कर रहे हो वो टर्नओवर की पार्ट नहीं बनेगी। मान लीजिए आप 100 रुपया दे रहे हो, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल एक मिनट, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, मान लीजिए आपकी सेल्स है 100 रुपया, 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी चार्ज करके 118 रुपया आप टोटल कलेक्ट किए, तो आपकी जो सेल्स टर्नओवर माना जाएगी, टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर जितना माना जाएगी ये 100 रुपये का आपको टर्नओवर माना जाएगा, ये 100 रुपया आपकी टर्नओवर बनती हुई चलेगी। ठीक है, ये समझ गए। तो ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, ये भी चीज पढ़ लिए थे। एलिजिबल मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 भी पढ़ लिए थे, ये जैसे मार्क किया गया है। एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ये जो आरसीएम के बारे में बात करते हैं, मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो मतलब बाकी सेक्शन रहेंगे सीजीएसटी एक्ट में सबको ओवरराइड करेगी, मतलब ये सुपर पावर सेक्शन है। बट किसको ध्यान रखेगी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में जो बात लिखी गई है उसको मानते हुए चलेगी, और बाकी किसी को नहीं मानेगी, सबको ओवरराइड कर जाएगी। मतलब ये सुपर पावर सेक्शन हो गया, ये सुपर पावर सेक्शन हो गया। अगर इसका जो भी कंडीशन दिया गया उसको मानते हुए, अगर इस कंडीशन में आप फॉल कर रहे हो, आप किसी भी सेक्शन को मानने की जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूं आप वो करना। रेट क्या होगी, कब टैक्स दोगे, कब रिटर्न भरोगे, किसी को भी नहीं माना। जब हम रिटर्न के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि रिटर्न कब भरेंगे। जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे कि कितने रेट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो चैप्टर भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी अगर ये सेक्शन में आप फॉल कर जा रहे हो। अगर ये सेक्शन में आप फॉल कर जा रहे हो तो वो जो बाकी प्रोविजन हो गया ऑफ द सीजीएसटी एक्ट दैट विल नॉट एप्लीकेबल टू दिस। ओके, ये चीज पढ़े थे। जैसे 1% फॉर द मैन्युफैक्चरर, टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट का डेफिनेशन पढ़े थे सेक्शन 2 क्लोज 112 में पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लोज 112 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे, वो सारा चीज इंक्लूड होगी, बट वहां पे जो टर्नओवर कैलकुलेट करते समय ये वर्डिंग यूज हुआ था ना कि टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड ऑन पेन इंडिया बेसिस, पेन इंडिया बेसिस, क्या पेन इंडिया बेसिस, ये वर्डिंग नहीं था। मतलब ये वर्डिंग, एक सेल में, एक स्टेट में जितना टैक्स सेल्स कर रहे हो, एक स्टेट में जितना आपकी टर्नओवर हो रही है उतने के ऊपर आप जीएसटी पे करना, उतने के ऊपर आप जीएसटी पे करना। मतलब ये हो गया, जब आप मतलब ये जो कंपोजिशन स्कीम के लिए, कंपोजिशन लेवी के लिए यू आर एलिजिबल और नॉट, फॉर दैट यू हैव टू चेक सेक्शन 2 क्लॉज 6 मतलब एग्रीगेट टर्नओवर। एक बार वो क्वालिफाई कर लिए, कंपोजिशन स्कीम में आ गए, तो कितने पे टैक्स दोगे, कितने पे 1%, यहाँ पे 1%, 2.5% एंड 0.5%, ये जो रेट है किसके ऊपर लगेगी टर्नओवर इन द स्टेट। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है टर्नओवर इन द स्टेट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, ये तो पढ़े थे हम। और क्या पढ़े थे, और पढ़े थे कि अगर आप ये चीजें सर्विस दे रहे हो तो मैक्सिमम कितना सर्विस दे सकते हो, ये चीजें सप्लाई कर रहे हो तो सर्विस कितना मैक्सिमम दे सकते हो। एक क्राइटेरिया पढ़े थे, प्रोवाइडेड फॉर दैट, एक एक्सेप्शन पढ़े थे,
वो एक्सेप्शन क्या बोल रही है, आप क्या करना, आप 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट और 5 लाख हुईच एवर इज हायर, इनमें से जो हायर होगी उतना आप सर्विस दे सकते हो। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं एसी बेच रहा हूँ, मैं एसी बेच रहा हूँ, मेरा काम है एसी बेचना, मेरा काम है एसी बेचना, है ना। बट मैं एसी बेचता हूँ, एसी का इंस्टॉलेशन भी सर्विस देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एसी बेच रहा हूँ तो इंस्टॉलेशन की सर्विस नहीं दूंगा, मैं एसी बेच दिया तो उसको दीवार पे लगाना की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं उसका सर्विस भी देता हूँ। मान लीजिए एसी के लिए 30 के चार्ज की एंड 2 के चार्ज की फॉर इंस्टॉलेशन सर्विसेज, इंस्टॉलेशन सर्विसेज। तो गवर्नमेंट यही बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारे बिजनेस ऐसा है उनका थोड़ा थोड़ा सर्विसेज वो ओरिएंटेड होते हैं। मतलब मैं कोई कार की पार्ट की सप्लाई कर रहा हूँ, कार पार्ट्स, 4 व्हीलर हो गए या फिर बाइक्स वगैरह हो गए, उनका पार्ट बेच रहा हूँ, पार्ट बेच रहा हूँ, वो मेरा मेन मेन धंधा है। बट मैं कभी कभी रिपेयर भी करा देता हूँ, जो गाड़ी लेके आते हैं मेरे पास वो पार्ट भी मैं लगा देता हूँ। पार्ट के लिए मैं सर्विस चार्ज 100 200 500 रुपया चार्ज कर लेता हूँ। क्या वो थोड़ा सा सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे? क्या ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे? तो गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं, आप एलिजिबल रहोगे, बट टू द सर्टेन एक्सटेंट, टू द सर्टेन एक्सटेंट आप इतने लेवल तक सर्विस बेच सकते हो। वो लेवल क्या है, दैट 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट और 5 लाख हुईच एवरेज हायर, 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट और 5 लाख हुईच एवरेज हायर, इतना अगर आप बेच रहे हो तो एलिजिबल। अगर इससे ज्यादा आई आपकी सर्विसेज इससे ज्यादा हो रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। यहां तक पढ़े थे, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन हम समझ लिए। आज हम यहीं से शुरू करेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। ये क्या बात कर रहा है कि यहाँ ये क्या बात कर रहा है, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। ये बात कर रहा है कि अगर आप ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए, होना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें हैं जिसको आपको नहीं करनी है। जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो तो मोबाइल पॉकेट में लेकर नहीं जाना है। ये क्या हो गया, आप जा रहे हो बट मोबाइल लेके मत जाना, स्मार्ट वॉच लेके मत जाना। ये क्या है, उसका एक्सेप्शन है। जाओ, मना नहीं कर रहे हैं, आप कंपोजिशन स्कीम लो, बट ये चीज में डील मत करो। अगर आप ये चीज में, जो मैं सर्विस बता रहा हूं, अगर आप ये चीज में डील कर रहे हो तो आप क्या होगी, आप ये कंपोजिशन स्कीम की लाभ आप ले नहीं पाओगे। ये जो कंपोजिशन स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका लाभ आप ले नहीं पाओगे, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या वो चीजें हैं जिसका हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। द रजिस्टर्ड पर्सन shall be eligible to opt under subsection 1 if same as provided in subsection 1। मतलब जो सबसेक्शन 1 में लिखा गया उसको एज इट इज मानिए, एज इट इज मानिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही इज नॉट, यहाँ पे इफ यहाँ आना चाहिए था, गलती से यहाँ आ गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में एंगेज नहीं होना चाहिए। बट कितना कर सकता है, सेव एज प्रोवाइडेड, यहाँ पे क्या लिखा, सेव एज प्रोवाइडेड, वहां पे जो लिखा गया उसको मानिए। सेव एज वहां पे जैसा है वो वैसे रखिए, पर सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे तो ये भी लिखा गया है ना, यहाँ पे यही भी लिखा गया कि आप 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर की सर्विस दे सकते हो। तो इसीलिए ये लाइन यूज किया गया है, सेव एज प्रोवाइडेड, सेव एज प्रोवाइडेड, जैसे वहां पे लिखा गया वैसे, और मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वो सर्विस दे सकता है, सर्विस में डील नहीं करना चाहिए, बट 5 लाख या फिर 10% ऑफ द टर्न ओवर ऑफ स्टेट, इतना वो सर्विस दे सकता है, इतना ये सर्विस दे सकता है, ठीक है। ठीक, अब सर्विस, he is not engaged in making any supply of goods or services which are not liable to tax under this act। मतलब शॉर्टकट में बोले तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, शॉर्टकट में बोले तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, शॉर्टकट में बोले तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है। क्या क्या वो चीज है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
लास्ट लेक्चर में पढ़े थे नॉन टैक्सेबल सप्लाई किसको बोलते हैं। अगर ये नॉन टैक्सेबल चीजें गुड्स में डील कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा सप्लायर हूँ, मैं पेट्रोल बेचता हूँ, मेरा दारू का ठेका है, पेट्रोल बेचता हूँ, डीजल बेचता हूँ, एविएशन पर टर्बाइन फ्यूल बेचता हूँ, नेचुरल गैस बेचता हूँ, क्या ये चीजें बेच रहा हूँ, क्या ये चीज में बेच रहा हूँ, ये कंपो अगर आपकी टर्नओवर मान लीजिए 50 लाख है, आप पेट्रोल बेच रहे हो, क्या यू आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम? नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब एज प्रोवाइडेड, वहां पे जो लिखा गया उसको मानिए। यहाँ वहां पे तो ये नहीं लिखा गया कि आप पेट्रोल बेच सकते हो, बट वहां पे ये लिखा गया था कि आप सर्विस बेच सकते हो। 10% ऑफ द सर्विस, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर, आप सर्विस दे सकते हो। बट ऊपर वाला पॉइंट में मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में ये नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि आप पेट्रोल बेच सकते हो, आप डीजल बेच सकते हो, आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच सकते हो, ये कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। समझ रहे हो या फिर नहीं? मैं जो बोल रहा हूं आपको वो फीलिंग आ रही है फिर नहीं? आर गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर वहां पे लिखा नहीं गया है तो मतलब ये वाला जो लाइन है सेव एज प्रोवाइडेड वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ऊपर लिखा नहीं गया है। तो मतलब वो जो ये वाला सेक्शन जो बोल रहा है, ये वाला सब सेक्शन जो बोल रहा है, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? He is not engaged in making any supply of goods or services or both which are not liable to tax. जैसे एग्जांपल दिया, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आप ये इन चीजों में डील कर रहे हो, इन चीजों में डील कर रहे हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। तो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट आपको बर्डन, कंप्लायंस की बर्डन कम कर रही है, बट गवर्नमेंट यही बोल रही है कि आप ये सारी चीजों में डील मत करिए, क्योंकि ये जीएसटी के बाहर है, ये जीएसटी से बाहर है, जीएसटी की जो दायरा है, ये दायरा से ही बाहर है। अगर आप ये चीज में डील कर रहे हो तो आपको ये स्कीम ले नहीं सकते हो। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसके ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, फिर उसमें जीएसटी कंप्लायंस कहाँ से आती है? जिसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता है उसको कंप्लायंस पेमेंट, जिसके ऊपर लेवी नहीं हो रहा है उसको वो पेमेंट नहीं करेगी, तो पेमेंट नहीं करेगी तो कंप्लायंस की बात कहाँ से आती है? तो मैं ये तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू में सोच रहे हो, आप ये भी सोचो ना कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए कार रिपेयरिंग सर्विस दे रहा हूँ, साथ साथ में पेट्रोल भी बेचता हूँ, कार रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा हूँ, कार के पार्ट्स वगैरह बेचता हूँ, साइमल्टेनियसली साथ साथ में पेट्रोल भी बेचता हूँ, डीजल भी बेचता हूँ। अगर आप 1 रुपया भी ये चीज में डील कर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, बट सर्विस 5% तक दे सकते हो, या फिर सॉरी 10% या फिर 5 लाख सर्विस उतना दे सकते हो, बट ये चीज में 1 रुपया भी डील नहीं कर सकते हो। अगर 99 लाख 999 रुपीज में आप क्या बेच रहे हो, कार पार्ट्स बेच रहे हो, 1 रुपीज ओनली सेल्स ऑफ ऑयल कर रहे हो, मतलब पेट्रोल कर रहे हो या फिर डीजल कर रहे हो या फिर नेचुरल गैस कर रहे हो, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम पढ़े थे उसमें डील कर रहे हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, है ना? समझ में आ गई? ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। He is not engaged in making any interstate outward supply of goods or services. Interstate outward supply, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मार्क करना interstate outward supply, interstate outward supply, interstate outward supply मतलब क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेच रहे हो मतलब सप्लाई कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को माल बेच रहे हो, आइदर गुड्स करो या फिर सर्विस करो, आइदर गुड्स करो या फिर सर्विस करो। अगर ये चीज आप कर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, है ना? तो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करिए। सर्विस कितना दे सकते हो? 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर, इतना सर्विस दे सकते हो। You should not be deal with a non-taxable goods, non-taxable goods or services. That means 5 petroleum product and alcohol liquor for human consumption. ये चीज में आप डील नहीं कर सकते हो, एंड आप इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर सकते हो, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, ये चीज में भी डील नहीं
कर सकते हो, इंटरस्टेट सप्लाई आप टेकन अप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक, चौथा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, he is not engaged in making any supply of services through an electronic commerce operator which is required to collect tax at source। यहां पे क्या लिखा है, he is not engaged in making any supply of services, सप्लाई ऑफ क्या, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपको इस सप्लाई में डील नहीं करना है, आप इश्यू को थ्रू सर्विस नहीं सप्लाई करनी होनी चाहिए। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो थ्रू इश्यू, देन यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा गया है, सर्विस। अगर आप सर्विस कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। क्या गुड्स बेच सकते हो, हाँ। क्या इश्यू के थ्रू आप गुड्स दे सकते हो, यस। यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में बात हो रहा है, सर्विस के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस के बारे में बात हो रहा है। तो अगर सर्विस दे रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, है ना। थ्रो इश्यू who is required to collect tax at source, मतलब TCS। सेक्शन 51 बोलता है TDS के बारे में, सेक्शन 52 बोलता है TCS के बारे में। जैसे डायरेक्ट टैक्स में आप पढ़े होंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये दो कंसेप्ट होता है। जीएसटी में भी एज इट इज वो दोनों कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, वो दोनों कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चार चीज हम पढ़ लिए। पांचवा नंबर चीज क्या बोल रहा है, ही इज नॉट मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये बोल रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए वो गुड्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करेगी विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज रिकमेंड की है, जो सेहत के लिए हानिकारक है, जो समाज के लिए सही नहीं है, गवर्नमेंट ये चीज में ये चीज को नोटिफाई की है। अगर आप ये चीज में डील कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। आप तो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, गवर्नमेंट का बोलना ये, आप तो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, तो आपको फिर फायदा क्यों दिलाया जाए। आप तो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो तो आपको फायदा क्यों दिलाया जाए। समझ में आ रहा है, ठीक। क्या क्या हुआ, आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, आइस और अदर एडिबल आइस, आइसक्रीम होता है जो आइसक्रीम आप खाते हो, अगर वो चीज में डील कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अदर एडिबल आइस, ये चीज ध्यान रखो, अदर एडिबल आइस जो आइस बनाने में जो छोटा मोटा चीजें यूज होती है, अदर एडिबल आइस। अगर आप आइसक्रीम या फिर अदर एडिबल आइस में डील कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। पॉइंट नंबर 1, पान मसाला, पान मसाला सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए हानिकारक है, क्या है ना, पान मसाला। पान मसाला, पान खाते हैं ना, पान खाते हैं, वो हानिकारक है। तो गवर्नमेंट बोल रहे हैं अगर ये चीज में आप डील कर रहे हो, गवर्नमेंट बोल रहे हैं अगर ये चीज में आप डील कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। समझ में आ रही है नहीं, एनर्जी हाई रखिए, समझ आ रही है नहीं। आइसक्रीम, पान मसाला, दो हो गया। तंबाकू एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द तंबाकू सब्स्टिट्यूट, तंबाकू हो गया या फिर तंबाकू की सब्स्टिट्यूट गांजा, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तंबाकू की सब्स्टिट्यूट, गांजा, बीड़ी, ये चीजें आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। क्या क्या है, आइसक्रीम, आइसक्रीम और एडिबल आइस, मेरे को ध्यान से सुनना, आइसक्रीम और अदर एडिबल आइसेस, अदर एडिबल आइस। एक हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट, दो हो गया, और हो गया हमारा पान मसाला, पान मसाला, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट हो गया एरिएटेड वाटर। अगर आप एरिएटेड वाटर बना रहे हो तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप एरिएटेड वाटर बना रहे हो, एरिएटेड वाटर क्या होता है, आप गूगल कर लेना है। एरिएटेड वाटर सिर्फ जीएसटी के लिए इतना ध्यान रखो, एरिएटेड वाटर। अगर आप कोई चीज एरिएटेड वाटर, जैसे मान लीजिए होता है ना, ये हमारा क्या होता है, बैटरी वगैरह में डालते हैं एरिएटेड वाटर, तो वो चीज आप अगर डील कर रहे हो उस चीज में, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। फ्लाई एश ब्रिक्स, फिर पांचवा नंबर पॉइंट क्या हो गया, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेटर विथ 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक्स। फ्लाई एश ब्रिक्स क्या होता है, जैसे आप तो ईट देखे होंगे ना, एक होता है लाल कलर की ईट, मतलब रेड कलर की ईट, एक होता है व्हाइट कलर की ईट। जो फ्लाई एश बनती है ना, जो जैसे
कैसे समझाऊं आपको, जैसे मान लीजिए कोई थर्मल पावर है, थर्मल जहां पे पावर जनरेट होती है, वहां पे पावर जनरेट होने के बाद वो आस बच जाती है, आस बच जाती है। वो आस को क्या होता है, वो आस को जो ईंट वगैरह बनाते हैं, वो आस को लेकर आके उसको प्रोसेसिंग करके उससे ईंट बनाते हैं। एक बार गूगल में सर्च कर लेना कि इसका फ्लैश ब्रिंग का प्रोसेसिंग क्या होता है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो। वैसे जानने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप इतना याद रखो फ्लैश ब्रिक्स, आप इंजीनियर हो ही नहीं, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि जो पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहां पे आस बच जाती है, वो आस को लेके यहाँ ये जो ईंट बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके व्हाइट कलर की ईंट बनती है। आज से जो ईंट बनती है वो व्हाइट कलर की बनती है, बट मिट्टी से जो ईंट बनती है वो रेड कलर की होती है। समझ में आ गया? तो सर्च कर लेना कि व्हाइट कलर की ईंट क्या है, रेड कलर की ईंट क्या है, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है। ये चीज पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया? अगेन आइसक्रीम, तो पान मसाला, तो टोबैको सब्स्टिट्यूट एंड एडिटेड वाटर एंड फ्लैश ब्रिक्स, इतना याद रखो, फ्लैश ब्रिक्स। ब्रिक्स ऑफ द फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ। फॉसिल मिल्स मतलब टाइल्स वगैरह जो होता है, टाइल्स वगैरह जो ब्रिक्स जो पहाड़ों से काट काट के जो टाइल्स वगैरह बनाया जाता है, अगर वो चीज में डील कर रहे हो, फ्लैट में जो फ्लोर में बिछाया जाता है टाइल्स वगैरह, वो चीजें में डील कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, है ना? ये समझ लिए, ये समझ लिए। उसके बाद बिल्डिंग ब्रिक्स, जो वही बिल्डिंग बनाने का जो ब्रिक्स यूज होता है, वो ब्रिक्स मतलब मोटा मोटी इतना याद रखो, ब्रिक्स या ब्रिक ये हो गया बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, या फिर हमारा फ्लैश ब्रिक्स हो गया, या फिर फोसिल वाला ब्रिक्स हो गया, मतलब ब्रिक्स ऑफ द फोसिल मिल्स, टाइल्स वगैरह, शॉर्टकट में बोलो तो टाइल्स। और क्या, अर्थ एंड रूपिंग टाइल्स, ये भी उसी तरह का टाइल्स होता है, अर्थ एंड रूपिंग टाइल्स। अगर ये चीजों में आप डील कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया? पहले तो आपको बताया कि आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कंपोजिशन स्कीम में आए तो क्या क्या चीज आप नहीं कर सकते हो? सर्विस नहीं दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट, और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतना दे सकते हो। और क्या नहीं कर सकते हो आप? नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो जो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट है उसमें डील नहीं कर सकते हो, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड द अल्कोहल लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, उसमें नहीं डील कर सकते हो। आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कर सकते हो ईसीओ के थ्रू, जो ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करती है अंडर सेक्शन 12, ये हो गया। और आप वो चीज में मैन्युफैक्चरिंग में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा नेगेटिव है। क्या क्या है? आइसक्रीम सेहत के लिए सही नहीं है, पाम ऑयल से यूज होता है आइसक्रीम, पान मसाला, तबाको, तबाको सब्स्टिट्यूट, ब्रिक्स, फोसिल ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, और एरिएटेड वाटर। समझ गए? अगर ये चीजों में आप डील कर रहे हो, और ही इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर ए एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, जो जिसका मीनिंग आपको समझाया था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जिसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ द बिजनेस नहीं है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर द डूइंग बिजनेस फॉर टेम्पररी पीरियड ओनली, हुज डज नॉट हैव हुज डज नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या डज नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, है ना? अगर ये चीजों में आप डील कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अगेन अगेन रिपीट करा दूं, अगेन रिवीजन करा दूं, क्या क्या बताया? पहला पॉइंट हमारा ये है कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, प्रोवाइडेड दैट यू कैन प्रोवाइड द सर्विसेज 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, यू आर नॉट मेकिंग द नॉन टैक्सेबल सप्लाई, दैट मीन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और alcohol liquor for human consumption. You are not making the interstate supply of goods or services or both. You are not making the supply of services. यहाँ पे मार्क करना, supply of services through SEO, who is liable to collect the TCS under section 52. And you are not involved in manufacturing of such goods as notified by government with the recommendation of the GST council. क्या क्या recommend किया है? आइसक्रीम, पान मसाला, tobacco substitute, aerated water, bricks, building bricks, flash bricks, and लास्ट में क्या है? कैजुअल टैक्स। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ये हो गया 10 सबसेक्शन 1 एंड 10 सबसेक्शन 2, जो सबके बारे में बात कर रहा है, सर्विस के बारे में बात नहीं कर रहा है। सर्विस के लिए सर्विस वाले बोले कि हमको क्या अलग कर दियो घर से,
हमको पूछते ही नहीं हो कि हम देश की डेवलपमेंट में काम नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट ने भी बाद में सोचा ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हम आपके लिए भी एक प्रोविजन लेकर आएंगे, इसीलिए बाद में इस सेक्शन इंसर्ट करा गया, सेक्शन 10(2). जैसे मैंने पहले बताया था, सेक्शन सपोज मान लीजिए सेक्शन 10 हो रहा है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 होना चाहिए। अगर ये बीच में एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 आई है तो इसका मतलब समझ लेना कि सेक्शन पहले नहीं था, बाद में इंसर्ट कराया गया, बाद में इंसर्ट कराया गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है जो सर्विस के बारे में बात करता है। अगर आप सर्विस में डील कर रहे हो, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर एलिजिबल हो तो क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to provision of subsection 3 and subsection 4 of section 9, a registered person, क्या notwithstanding, इसका मतलब आपको मैंने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में भी समझाया, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में भी समझाया कि notwithstanding होता है सुपर पावर सेक्शन, जो ओवरराइड करेगी सब कुछ, जितने भी सेक्शन हो गए सीजीएसटी एक्ट सबको ओवरराइड करेगी अनटिल अनलेस दे हैव गिवन सम एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को एक्सेप्शन में डाला है, बाकी सबको ओवरराइड कर जाएगी। सिंस दिस प्रोविजन स्टार्टिंग विद नॉटविथस्टैंडिंग। ठीक है, notwithstanding anything to the contrary contained in this act, but subject to provision of subsection 3 and subsection 4 of section 9, इसको ध्यान रखते हुए और किसी को भी ध्यान नहीं रखते हुए, a registered person not eligible to opt pay tax under subsection 1 and subsection 2, जो ऊपर हम दो सबसेक्शन पढ़ के आए, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 1, अगर आप ये दोनों सेक्शन में एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए, देन आप क्या कर सकते हो, एंड नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख, जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यहां पे मार्क करना पिछले फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, डिड नॉट एक्सीड 50 लाख, मे ऑप्ट, यहाँ पे मे है, ये पे कंपल्सरी नहीं है, जैसे एज इट इज पढ़े थे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, यहाँ पे भी है, मे ऑप्ट टू पे इन लिeu ऑफ द टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 एंड एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यही बोल रहा है कि अगर आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए, देन यू मे बी एलिजिबल फॉर इन दिस सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है, provided that your preceding financial year turnover should not exceed 50 लाख, एंड मैक्सिमम कितना रेट पे आप कंपोजिशन लेवी पे टैक्स पे करोगे, वो रेट एज में भी प्रेस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग, मतलब गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी बट गवर्नमेंट जो रेट प्रेस्क्राइब करेगी वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो या फिर नहीं, 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, not exceeding 3% of the turnover in the state or turnover in the union territory. If condition, if मतलब क्या है condition, he is not engaged in making any supply of services or services which are not liable to tax, मतलब non taxable supply। वो भी सेम पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, पहला पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि ये तो पहला पॉइंट क्या बात कर रहा था वहां पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में क्या बात कर रहा था, आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं करना चाहिए, ये तो हम सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको ही एक्सेप्शन में डाल दिया, तो ये फिर सेक्शन इंसर्ट करने का मतलब क्या रह गया, ये फिर सेक्शन इंसर्ट करने का मतलब क्या रह गया, अगर वो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे भी लिख देता, वो वहां पे हम गुड्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उस सर्विस वाला कंडीशन डाले थे कि अब सप्लाई ऑफ सर्विस में डील नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये पहला वाला पॉइंट को यहां पे छूट दिया गया। आर गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या बात कर रहा है, एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
अगर वहां पे जैसे हम पढ़े थे, अगर आप इंटरस्टेट आउटर सप्लाई गुड्स या फिर सर्विसेज कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ये पॉइंट दोनों पॉइंट हो गया। एंगेज इन द मेकिंग ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ, वहां पे जो पढ़े थे यहाँ पे एज इट इज। सिर्फ पहला वाला पॉइंट इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वहां पे हम गुड्स के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए सर्विस को एक्सेप्शन में डाले थे। सिंस यहाँ पे हम सर्विस के बारे में बोल रहे हैं, तो सर्विस को एक्सेप्शन में डालना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सर्विस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये जो प्रोविजन लाया गया सर्विस के बारे में ही लाया गया, इसीलिए वो पहला वाला पॉइंट को, ये जो पहला वाला पॉइंट हम एक्सेप्शन पढ़े थे, he is not engaged in supply of service, यहाँ पे वो applicable नहीं होता है, since we are talking about service only. Getting my point? A manufacturing of the such goods or supply of services may be notified by the government with the recommendation of the GST council. यहाँ पे जो goods हम लिखे SGT goods है, क्या क्या? आइसक्रीम, एरेटेड वाटर्स, पान मसाला, तंबाकू, तंबाकू सब्स्टिट्यूट, बिल्डिंग ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, ये चीजें, एरेटेड वाटर, ये चीज में अर्थ एंड टाइल्स, अगर ये चीज में आप डील कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगेन सेम पॉइंट, इफ यू आर द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। जो चीज ऊपर बोला गया उसका एक्सेप्शन। प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या हो गया? जो चीजें ऊपर बोला गया है उसका एक्सेप्शन, जो चीजें ऊपर बोला गया है उसका एक्सेप्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड दैट व्हेयर more than one registered person are having the same permanent account number. एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हूँ, मेरा ब्रांचेस है, मान लीजिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये तीन जगह मेरा ब्रांचेस है, अगर गवर्नमेंट ये बोला जा रहा है अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा आपके सारे ब्रांचेस हो गए ना, वो कंपोजिशन स्कीम साथ में ऑप्ट करें, जो साथ में ये सब ऑप्ट करे। ऐसा मतलब नहीं है कि कोलकाता वाला ब्रांचेस कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है एंड मुंबई वाला ब्रांचेस नॉर्मल टैक्स रेजिम में टैक्स पे कर रहा है एंड चेन्नई वाला ब्रांचेस कंपोजिशन स्कीम में पे कर रहा है। एनी कॉम्बिनेशन परमुटेशन विल बी पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जितने भी ब्रांच हो गए आपकी, आप हर ब्रांच कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहिए, तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में जा रही है, एक ब्रांच नॉर्मल स्कीम में जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं पे ये बात बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट where more than one registered person are having the same permanent account number, same PAN number issued under the Income Tax Act 1961, यहाँ पे 2025 हो जाएगी अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, 61, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this subsection unless all such registered person opt to pay tax under this subsection। ये बोल रहा है, ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा है अगर आपकी हर ब्रांच कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं करते, दैट मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। अगर लेना है तो सारे एक साथ लो, नहीं लेना है तो कोई मत लो। ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहा है एंड दूसरे ब्रांच नॉर्मल टैक्स रेजिम में पे करना, मतलब नॉर्मल एज ए रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे कर रहा है। ये नहीं हो सकता है। करना है तो साथ में करो, नहीं करना है तो मत करो। गवर्नमेंट का बोलना यही है। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया क्या बोलना चाह रही है? ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि अगर इन केस, मैं पहले बता देता हूं, पहले रीडिंग करा दूं, बाद में रीडिंग करा दूंगा। अगर इन केस आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जा रहा है 1.5 करोड़ या फिर 50 लाख, इससे एक्सीड कर जाता है, जब एक्सीड करेगा तब आप लाप्स हो जाओगे। देन आप जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल थे तो एलिजिबल नहीं रहोगे। तो उसका मतलब क्या हो गया? आगे जितना भी सप्लाई करोगे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, नीचे है एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यही पॉइंट बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, क्या बोल रहा है? द ऑप्शन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 एज द केस में बी shall lapses with effect from the day on which
his aggregate turnover during the financial year exceed the time limit specified under subsection 1 or subsection 2 as the case may be. अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जा रही है देन वो आप तभी लैप्स कर जाओगे, तभी लैप्स कर जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है? साल लैप्स। यहाँ पे क्या लिखा है? एक बार ध्यान से पढ़ना, एक बार ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? साल लैप्स। लैप्स हो जाएगी अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जा रहा है, एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड इन सर 10(1) में क्या लिमिट स्पेसिफाइड किया गया है? 1.5 करोड़ सर्विस के लिए 50 लाख। अगर ये एक्सीड कर जा रहा है देन आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, नहीं रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है? अगर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए देन यू आर नॉट एलिजिबल टू collect the tax amount from the recipient. Example for an example मैं एग्जाम्पल यही लिखना चाहूंगा। मान लीजिए कानन एंड को, यहाँ पे एग्जाम लिखता हूं, कानन एंड को ठीक है, कानन एंड को मैं कहां से सर्विस ले रहा हूं? मान लीजिए मेरे को सर्विस दे रहा है एक, जैसे मान लीजिए मैं एडवोकेट से, मान लीजिए एडवोकेट तो आश्चर्य नहीं होगा, मान लीजिए कोई कंपनी से एबीसी लिमिटेड से कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो मैं सपोज मान लीजिए मैं डील करता हूँ सर्विस में, प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ, 50 लाख के नीचे मेरा टर्नओवर है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्लाइंट को मेरे जीएसटी कंसल्टेंट कर रहा हूँ, कंसल्टिंग की सर्विस दे रहा हूँ, जीएसटी कंसल्टिंग की सर्विस दे रहा हूँ, जीएसटी कंसल्टिंग की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है ना? मैं एबीसी लिमिटेड से कोई सॉफ्टवेयर की सर्विस ली या फिर कोई सिक्योरिटी की सर्विस ली, किसी भी सर्विस तरह की सर्विस ली, किससे ली ना? एबीसी लिमिटेड से। तो वो जो मेरे को बिल करेगी, मान लीजिए 1000 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया, तो 18% चार्ज करेगी 180 रुपया, तो 1180 मेरे को बिल टोटल बिल पे करेगी, है ना? 1180 मेरे को टोटल बिल पे करेगी, है ना? तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 1000 रुपया तो दूंगा ही दूंगा, 180 रुपया भी उसको पे करूंगा कंपनी को। बट गवर्नमेंट ये बोल रहा है अगर आपको 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 क्या हो रहा है, कंसेशन रेट पे आप जीएसटी पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, आपको ये राइट नहीं दिया जाएगा आप कृषि प्लांट से भी टैक्स कलेक्ट करो। ये जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना, दैट एक्सपेंस शुड बी बियर बाय यू ओनली। उसका जो भी खर्चा आ रही है, जो भी बर्डन आ रही है, आप बियर करना, क्योंकि आगे से हम आपसे टैक्स नहीं ले रहे, थोड़ा सा टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं नो, ये जो हम आगे जो बेचेंगे, मान लीजिए इसको 1100, मान लीजिए इसको 5000 की सर्विस दिया, 5000 की जो सर्विस देना, सिर्फ इतना ही इनवॉइस में मेंशन करूंगा, मैं इनवॉइस में सिर्फ इतना ही लिखूंगा। ऐसा नहीं कर सकता कि 5000 प्लस 18% करके, मान लीजिए कितना होता है 500, 900 रुपया, 900 रुपीज, 900 रुपया, 5900 की मैं बिल रेज नहीं कर सकता। मैं कितना रेज कराऊंगा, कितना रेज कर पाऊंगा? सिर्फ 5000 ही रेज कर पाऊंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 में ये बोला कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर रहे हो एंड आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, यू कैन कलेक्ट द जीएसटी अमाउंट फ्रॉम आउटवर्ड सप्लाई। एक बार पढ़ ले, एक बार पढ़ ले, एग्जाम्पल समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, एक बार पढ़ ले। A taxable person to whom the provision of subsection 1 or as the case may be subsection 2a apply shall not collect any tax from the recipient or supplies made by him or nor shall be entitled to any credit of input tax। कोई भी इनपुट टैक्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी। क्या बोल रहे हैं? एनी ए टैक्सेबल पर्सन टू whom the provision of subsection 1 मतलब गुड्स वाला as the case may be subsection 2a apply shall not collect any tax from the recipient on supply made by him nor shall be entitled to any input tax।
ना वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं कोशिश किया। ये जो 180 रुपये वो जीएसटी पे कर रहा है ना, इसके ऊपर आपको उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा, मतलब आईटीसी मतलब अभी के लिए समझ लो कैशबैक, ना कैशबैक मिलेगा ना आईटीसी मिलेगी आपको, जो 180 रुपये कंपनी को पे किए हो। एंड आप आगे से जो सप्लाई कर रहे हो, आगे से जो सप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं करनी होगी, आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाओगे। जो भी इन्वॉइस इशू करोगे सिर्फ आइटम की प्राइस रहेगी, नो जीएसटी शुड बी देयर, सिर्फ मतलब 5,000, 10,000 की कर रहे हो सिर्फ 10,000, जीएसटी ऐड नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, अगर हम कभी नोटिस में आए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, इवन आफ्टर दैट यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, यू आर क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, देन मतलब आप लेस रेट पे जीएसटी पे किए हो, मतलब आपको क्या, सपोज मान लीजिए आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर मान लीजिए आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, 18% में जीएसटी आपको देना होता था, देना बनती थी, तो आप क्या किए 1% के हिसाब से जीएसटी पे कर दियो। 1,000 रुपया सेल्स किए तो 180 रुपया गवर्नमेंट को पे करना था, मान लीजिए उसके ऊपर जीएसटी मिल जाता, कैशबैक मिल जाता, आपको आईटीसी मिल जाता, तो आपको 180 रुपया पे करना होता ना। बट आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करके, जो के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, आप कंपोजिशन स्कीम मतलब रॉन्गली, जानबूझ के इंटेंशनली कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करके 1% के हिसाब से जीएसटी पे कर रहे हो, या फिर 2.5% इन द रेस्टोरेंट सर्विसेज, 0.5% इन केस ऑफ द ट्रेडर, या फिर 3% इन केस ऑफ सर्विसेज। अगर आप कम रेट पे जीएसटी पे कर रहे हो, देन गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकवरी शुरू करेगी। सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड वाला, 74 फ्रॉड वाला, 74 ए टाइम लिमिट के बारे में बात कर रहा है। इस सेक्शन में आपकी रिकवरी शुरू होगी। रिकवरी का मतलब क्या होता है ना, आप कम टैक्स पे किए हो, सट पेमेंट ऑफ टैक्स किए हो, गवर्नमेंट आपको नोटिस देगी, नोटिस देके आपसे रिकवरी कराएगी कि आप सट पेमेंट ऑफ टैक्स किए हो, इतना टैक्स पे करिए along with the interest, along with the penalty, जो हम पेनल्टी वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर में, जो आप इंटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप जब फाइनल में आओगे तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, समझ आ रहा है फिर नहीं, समझ में आ रहा है या फिर नहीं, समझ में आ गया। तो मोटा मोटी एक बार बाकी भी थोड़ा सी चीजें हैं मैं जो आपको समझाने चाहूंगा, बट पहले हम ये समझ लेते हैं फिर क्या क्या हम पढ़े हैं। सेक्शन 10 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट के नीचे है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। मैन्युफैक्चर हो तो 1% के हिसाब से आप जीएसटी पे कर देना, आईटीसी नहीं ले पाओगे, एंड सामने से जीएसटी अमाउंट कलेक्ट नहीं करोगे, 1% के हिसाब से आप जीएसटी पे कर देना। अगर आप अदर देन मैन्युफैक्चर हो, देन 0.5% ऑफ द सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी में भी 0.5% में, मतलब 1% हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1% है, वो 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, तो 2% हो जाएगा। आईजीएसटी तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि हम एक्सटेंशन में ये पढ़े हैं, अगर आप आईजीएसटी का सप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज नहीं कर सकते हो, है या ना, ये चीज हम पढ़े। तो किस किस चीज में आप डील नहीं करना चाहिए, डील करनी नहीं होनी चाहिए, क्या क्या पढ़े थे आप, सप्लाई सर्विस नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड फॉर दैट आप 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट, या फिर 5 लाख व्हिचएवर इज हायर, इतना सप्लाई सर्विस कर सकते हो। और क्या पढ़े थे, और ये पढ़े थे कि आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विस में डील नहीं करना चाहिए, जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड द अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंटरस्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज नहीं करनी चाहिए। 3 पॉइंट हो गया। चौथा नंबर पॉइंट ये पढ़े थे कि आप सप्लाई सर्विसेज नहीं करनी होनी चाहिए, किसके थ्रू, इश्यू के थ्रू, who is liable to collect the TCS under section 52, who is liable to collect the TCS amount under section 52, है ना, ये चीज हम समझे थे, ठीक है। ये एक्सेप्शन पढ़ने के बाद, तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा था कि गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन इशू करेगी, जहां पे कुछ चीजें मेंशन करेगी, अगर आप उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम। क्या क्या है, पान मसाला, tobacco substitute, bricks, flash bricks, and the you can say पान मसाला, tobacco, aerated waters। अगर आप इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, इस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो इस चीजें का, ये जितने भी चीजें है इस चीजों का मैन्युफैक्चरर हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप पान मसाला बेचते हो देन यू आर एलिजिबल, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप तंबाकू बेचते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप डील मैन्युफैक्चर नहीं करनी होनी चाहिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रही है नहीं? बताओ बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ लिए। पहले क्या पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक एक्सप्लेनेशन पे, कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज ऐड नहीं करोगे एक्सप्लेनेशन में, मैंने ऊपर लिख दिया था, दोबारा रिपीट हो गया, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगी। आरसीएम में जब टैक्स पे करते हो वो इंक्लूड नहीं होगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इंक्लूड नहीं होगी। एंड और क्या इंक्लूड नहीं होगी एग्रीगेट टर्नओवर में, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर आप डिपॉजिट दे रहे हो एंड डिपॉजिट के एग्नेस्ट में सिर्फ आपको क्या इंटरेस्ट मिल रही है, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ योर, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ योर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज बेचता हूँ, उधार भी बेचता हूँ, सब परचेजर से, मतलब जो रिसिपिएंट से, उससे क्या करता हूँ, डिपॉजिट कलेक्ट करके रखता हूँ, उससे बिहार में अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, देन दैट विल नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर, दैट विल नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय जो डिपॉजिट है उसको एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, उसको एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे। है ना, समझ में आ गया? पॉइंट 2 बोल रहा है, यही बोल रहा है कि for the purpose of determination of the tax payable by the person under this section, this expression turnover in the state or the union territory shall not include। वही बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम ये चेक कर रहे हैं कि आर यू एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम और नॉट। बट टर्नओवर ऑफ द स्टेट या फिर टर्नओवर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ये किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है कि आप एक बार एलिजिबल हो गए तो कितने टैक्स पे करोगे, कितने टैक्स पे करोगे, तो इसमें कैलकुलेट होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिए हो, उससे पहले आप जितना सप्लाई किए हो, दैट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ योर टर्नओवर ऑफ द स्टेट या फिर टर्नओवर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल रहा। वैसे मान लीजिए आप नया नया बिजनेस शुरू किए हो, नया नया बिजनेस शुरू किए हो, नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो पहले तो आपकी सप्लाई टर्नओवर नील थी जो आप स्टार्ट किए बिजनेस। तब आप बिजनेस करते गए, बिजनेस करते, यहाँ पे बिजनेस करते गए, बिजनेस करते गए, जब आपकी 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख आपकी टर्नओवर हो गई, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, कब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे, जब ये लिमिट क्रॉस कर गई, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिए एज ए कॉम्पोजिट स्कीम में, कॉम्पोजिट स्कीम में आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, क्योंकि आपकी टर्नओवर लेस देन द 1.5 करोड़ या फिर 50 लाख एज द केस में भी, तो आप क्या किए, कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर लिए। तो आपको रेट में क्या समझ, मान लीजिए 1%, हम मैन्युफैक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के बारे में 1% के हिसाब से आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बट मेरे को ये बताओ, मैं ये जो रजिस्ट्रेशन पहले, मान लीजिए मैं 20 लाख पे रजिस्ट्रेशन लिया, ये 20 लाख तक में जो सप्लाई किया था, तब मैं क्या था, तब मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था, तब मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन था। एग्जाम्पल दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मैं 20 लाख किया, यहाँ पे मेरा 20 लाख क्रॉस हुई, तब मैंने जाकर रजिस्ट्रेशन ली। 20 लाख पहले, 20 लाख से पहले जो इतना मैं सप्लाई किया था, इसके ऊपर क्या टैक्स दूं, इसके ऊपर क्या टैक्स दूं, क्योंकि मैं सब रजिस्टर ही नहीं था, जीएसटी अमाउंट कलेक्ट ही नहीं किया, तो टैक्स क्यों दूं। तो गम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में यही बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन में यही बोल रहा है कि अगर द एग्रीगेट टर्नओवर कौन पार्ट नहीं बनेगा, शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जब बिजनेस फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल या फिर द फर्स्ट डे ऑफ योर बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट किए,
of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration. जब वो बंदा liable for registration हुआ, liable for the registration हुआ, तब तक वो जितना सेल्स किया है, मान लीजिए 10 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 40 लाख हो सकता है, एज द केस में, ये जो सेल्स किया है जब तक वो लायबल नहीं था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इसके ऊपर टैक्स नहीं बनेगी। इसे मान लीजिए पूरी साल में, ये एग्जाम्पल, एक जो एग्जाम्पल लेके हम बात कर रहे थे, मान लीजिए ये पूरी साल में किया, मान लीजिए वो 80 लाख सेल्स की, पूरी साल में 80 लाख 80 लाख सेल्स की, 80 लाख, तो जो सपोज मान लीजिए 20 लाख पे वो रजिस्ट्रेशन लिया था, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, 20 लाख पे वो रजिस्ट्रेशन लिया था, तो टोटल सेल्स हुई 80 लाख, टर्नओवर ऑफ द स्टेट बनेगी 80 लाख, बट वो टैक्स पे करेगी 60 लाख के ऊपर, टैक्स पे करेगी 60 लाख से ऊपर। यहां पे लिखना चाहूंगा टोटल सेल्स कितना बनेगी, टोटल टर्नओवर ऑफ द स्टेट 80 लाख, 80 लाख, बट जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, अप टू रजिस्ट्रेशन 20 लाख की सेल्स की थी, ताकि ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, जब उसका टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस हुई, तब ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो जो जब तक वो रजिस्ट्रेशन की नहीं लिया था, उससे पहले वो जितना सप्लाई की थी या जितना सेल्स की थी, जितना टर्नओवर कलेक्ट की थी, दैट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द टर्नओवर, दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द टर्नओवर फॉर द स्टेट। काय के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर द टैक्स पर्पस ओनली, टैक्स पर्पस ओनली। तो 60 लाख के ऊपर वो टैक्स पे करेगा, मान लीजिए 1% 6 लाख पे करेगा, मतलब 60,000 पे करेगा। टर्नओवर ऑफ द स्टेट कैलकुलेट करते समय ये चीज को ध्यान रखना, बट एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय तो पूरी साल में जितना भी होता है सारा को कंसीडर करना। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय 80 लाख के ऊपर हम ध्यान देंगे। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय हम 80 लाख के ऊपर ध्यान देंगे, हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच जाता है। ये तो हम रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में हम बात ही कर लिए थे, कितना सर्विस दे सकते, तो ये एग्जाम्पल हम पढ़ लिए थे। यहाँ पे एक चीजें हैं, ये शॉर्टकट बता दिया, मतलब जो भी मैं ऊपर बताया, जो भी पढ़ाया उसका समरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, अरिटर वाटर एटसेट्रा, तब 1% के हिसाब से टोटल टर्नओवर में टैक्स पे करोगे, टोटल टर्नओवर के ऊपर पे करोगे। रेस्टोरेंट 5%, सप्लायर ऑफ गुड्स 1%, 1% तो टोटल टैक्सेबल टर्नओवर। सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, ऑफकोर्स रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो देन 6%, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, ऊपर तो चला गया रेस्टोरेंट सर्विसेज 5%, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में बात किया जा रहा है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में किसके बारे में बात किया जा रहा है, एक बार थोड़ा सा ये करने दो। अगर रेस्टोरेंट सर्विस कर रहे हो देन 5%, मैन्युफैक्चरर हो देन 1%, सप्लायर ऑफ गुड्स हो देन 1%, सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विसेज इज इटसेल्फ ए सर्विसेज। अगर सर्विसेज दे रहे हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज को छोड़ के सर्विसेज दे रहे हो देन 6%, 3% सीजीएसटी, 3% आईजीएसटी, मतलब यहाँ पे 3% लिख सकते हो, 3%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां तक क्लियर हो गया? और एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कंपोजिशन टैक्स रेट नॉट एप्लीकेबल आरसीएम सप्लाई, मतलब ये क्या बोल रहा है, इफ इनवर्ड सप्लाई टेकन अंडर आरसीएम देन कंपोजिशन रेट जीएसटी विल नॉट एप्लीकेबल टू द बोर्ड, जीएसटी टू बी पेड एज पर नॉर्मल टैक्स। जैसे मान लीजिए मैं सप्लाई कर रहा हूं, मैं जो चीज सप्लाई कर रहा हूं उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर आरसीएम, मेरे ऊपर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता तो मैं 1% जीएसटी पे करता, 1% जीएसटी पे करता, उसके ऊपर क्या लगती, उसके ऊपर मैं 1% के हिसाब से जीएसटी पे करता। अगर मैं कोई चीज सप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, उसका मतलब ये नहीं है कि आरसीएम जो आरसीएम एप्लीकेबल है वो भी 1% के हिसाब से जीएसटी पे करेगी, नहीं, वो नॉर्मल रेट के हिसाब से जीएसटी पे करेगी, है ना? ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम लास्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए निकल पड़े हैं। ये बहुत क्रुशियल पॉइंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके एग्जाम में भी आता है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट, एक कंसेप्ट होता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स।
स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट ये क्या होता है कि कोई भी ऐसा स्टेट जो बैकवर्ड है, जो फाइनेंशियली इतना स्टेबलिट नहीं है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, या फिर कोई स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में मतलब है, अभी देश में कोई स्ट्रेटेजिकल पार्ट में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, तो गवर्नमेंट चाहती है वो एरिया डेवलप हुए, वो एरिया की डेवलप होए, ताकि ताकि क्या होगा, ताकि जो हमारा जो इंडिया की डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ग्रोथ स्टोरी है, वो भी पार्ट बन सके, एंड उसके ऊपर हमारी जो हक है वो बना रहे। एंड कोई कोई स्टेट ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट चाहती कि बहुत मतलब फाइनेंशियल इतना स्टेबिलिटी नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप है नहीं, तो उनका क्या करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, उनको उनके लिए कम कर दिया जाता है, उनके लिए कम कर दिया जाता है, ताकि मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन ले सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन ले सके, है ना। वैसे ही अगर आप जैसे हम रजिस्ट्रेशन के चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे भी स्पेशल स्टेट की जिक्र होगी। जब हम कंपोजिशन चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल स्टेट की जिक्र हो रही है ना। अगर 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 जो 1.5 करोड़ की हम लिमिट पढ़े, सब हर स्टेट के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, हर स्टेट के लिए 1.5 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये जो स्टेट है, इनके लिए 1.5 करोड़ की जगह 75 करोड़ क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। ये कहां पे लिखा गया है, जो 14/2019 नोटिफिकेशन है ना, 14/2019 नोटिफिकेशन है, क्या बोला गया था वहां पे, एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, कि ये लिमिट जो 50 लाख थी, क्योंकि एक बार दिखाऊं, एक बार जो हम बेयर एक्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो बेयर एक्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पे तो 50 लाख की लिमिट थी, यहाँ पे क्या लिखा गया था, 50 लाख मे ऑफ टू लीव ऑफ द टैक्स पेएबल बाय हिम, provided further that the government may by notification increase the said limit 50 lakh to such higher amount not exceeding 1.5 crores, 1.5 crores तक एक्सीड कर सकता है, एनहांस कर सकता है। पर गवर्नमेंट जब नोटिफिकेशन निकाला, वो नोटिफिकेशन में ये बताया हमारा कुल मिला के 12 स्पेशल स्टेट है। कहां पे लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 269 जो जीएसटी काउंसिल की जो ये है, वहां पे लिखा गया है स्पेशल स्टेट कौन कौन है, कौन सी 79 आई थिंक आर्टिकल 279 में स्पेशल स्टेट की जिक्र किया गया है। कुल मिला के 12 स्टेट थे जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट की दर्जा मिला हुआ है। उनमें से जम्मू एंड कश्मीर 2019 से अलग हो गई, क्योंकि जो 370 हट गई तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट की टैग से। जो प्रावधान मिलती थी, जो बेनिफिट मिलती थी, जो अलग से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड मिलती थी, तो उससे हटा दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। तो अभी कितना बच गए, 11, बच गया कितना, 11, ठीक है। उनमें से असम एंड हिमाचल प्रदेश को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट रह गए, उनके ऊपर 1.5 करोड़ की जगह 75 करोड़ लिमिट एप्लीकेबल होगी, 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। कौन कौन स्टेट है, मैंने एक सिनोनिम्स देता हूं, उसको याद रखना। मैं यहाँ पे जब आपको नोट भेजूंगा तब लिख लूंगा, अपडेट करना भूल गया। एमएमएन अस्तु क्या है, एम 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 सॉरी एन अस्तु ASTU, एमएमएन अस्तु, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मणिपुर, एन फॉर नागालैंड, एम फॉर अरुणाचल प्रदेश। आसाम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। आसाम के लिए 1.5 करोड़ एप्लीकेबल है, ये चीज ध्यान में रखना। आसाम के लिए 1.5 करोड़ एप्लीकेबल है। ए फॉर असम, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड। क्या क्या, एमएमएन अस्तु, एम फॉर मेघालय, मेरे साथ रिपीट करना, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मणिपुर, ट्रिपल एन चला गया, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, टी फॉर त्रिपुरा, यू फॉर उत्तराखंड। अगर इन स्टेट में कोई सप्लायर
कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है तो उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर कितना होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, अप टू 75 लाख, अप टू 75 लाख। अगर 75 लाख से क्रॉस हो रही है देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम, he is not eligible for the composition scheme. But Assam and Himachal Pradesh के लिए even if they are the consider they are the written as the special category state, but उनको जीएसटी में वो जो बेनिफिट है वो मिला नहीं है, वो मिला नहीं है। उनके लिए रेट टर्नओवर कितना एप्लीकेबल होगी 1.5 करोड़। सो एमएमएन आस्तु जो स्टेट बताया उनके लिए एक 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख एप्लीकेबल होगी, टर्नओवर 75 लाख एप्लीकेबल होगी, है ना। ये तो हम पढ़ लिए थे। इसके साथ हम क्या करेंगे, ये कंपोजिशन वाला चैप्टर 2 ही लेक्चर में हम खत्म कर दिए, 2 ही लेक्चर में खत्म कर दिए। बहुत डिटेल तरह में बहुत डिटेल में हम पढ़ा समझाने के लिए कोशिश किए हैं, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रही होगी, आप क्या कर सकते हो, ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, दोस्तों लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज करा दूं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पढ़े थे, जो मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा था। रेस्टोरेंट में जिस मतलब कंपोजिशन की रेट होगी 5%, मैन्युफैक्चरिंग के केस में 2%, मतलब 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी, और बाकी ट्रेडर हो गए उनके लिए 2%। सर्विस के केस में 6%, 3% सीजीएसटी 3% एसजीएसटी। फिर पढ़े थे अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो एक साथ जितने भी ब्रांचेस वगैरह है आपकी हर स्टेट में या फिर सेम स्टेट में एक साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एक स्टेट में जो ब्रांचेस है वो ले रहा है नॉर्मल स्कीम और एक स्टेट में जो वो ऑप्ट कर रहा है कंपोजिशन स्कीम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन केस इन बिटवीन द ईयर आपकी जो टर्नओवर है वो एक्सीड करके जो लिमिट मेंशन किया गया 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ या फिर 50 लाख, तो एक्सीड करके जब एक्सीड करेगी दैट पॉइंट ऑफ टाइम में आप यू हैव बीन एलिजिबल फॉर द और इनएलिजिबल, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, कंपोजिशन स्कीम से आउट हो जाओगे, है ना। अगर आप रॉन्गली कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो देन पेइंग द जीएसटी एट लेसर रेट, देन आपके ऊपर 73 और 74 में भी डिमांड एंड रिकवरी शुरू किया जा सकता है बाय द डिपार्टमेंट, है ना। इतना पढ़े। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट डाउन में लिख देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नया चैप्टर के साथ, नया कॉन्सेप्ट के साथ, नया दिन में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।